आज की एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,806 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 581 लोगों की जान गई है। 7 दिन बाद रिकवर से ज्यादा नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। केरल में तो सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। केरल में 15,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये। और देखिए, देश में जो इस थर्ड वेव की बातें कही जा रही हैं, उसे लेकर पहली बार 3 प्रमाणित संकेत सामने आए हैं। यही नहीं, राज्यों के डेटा एनालिसिस के जरिए यह भी नतीजा निकला है कि जल्द ही देश में 12 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ सकते हैं। इन सब के बीच देश में वायरस का आर फैक्टर हाई है। आर फैक्टर मतलब ये कि कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। की तीसरी लहर से पहले ये 3 बड़े खतरे की तस्वीर है। राजस्थान में कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 11 नए केस मिले हैं और उधर एक्सपर्ट्स ने जल्दी कोरोना के 12 लाख नए केस आने की चेतावनी दी है, जिसका अपना वैज्ञानिक आधार है। इन सब के बीच देश में कोरोना का आर वैल्यू बढ़ना नए खतरे का अलार्म बजा चुका है। दूसरी लहर की पीक के बाद ये पहली बार है जब कोरोना संक्रमण का आर वैल्यू दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है। आम लोग कोरोना के घटते केस को मौसम समाचार की तरह देखते हैं। कोरोना के कम होते आंकड़े देखकर लंबी सांसें खींचते हैं और फिर इत्मीनान में उनका मास्क चेहरे से डाउन हो जाता है, ये सोचकर कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? वायरस का संक्रमण कैसे फैल रहा है, कितना फैल रहा है और इसका दायरा आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा, इसको एनालाइज करने के लिए कई एनालिस्ट अलग अलग डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। ऐसे ही एक एनालिस्ट हैं चेन्नई से मैसूर संजीव। मैसूर संजीव राज्यों के कोविड आंकड़ों की स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जल्द ही देश में कोरोना के 12 लाख नए केस सामने आएंगे। ये 12 लाख नए केस कुछ खास राज्यों से ही सामने आएंगे। इनमें से 70% केस तो सिर्फ 2 ही राज्यों से आएंगे। Yeah, we looked into the data of each state and around 500 all the district data for last 6 to 7 weeks. Okay, we are of the strong opinion that India would add around 1.2 to 1.25 million cases, and then unfortunately the death would happen around 30 to 35 death could happen in India. Okay, but this is restricted to only with a few states. Okay, out of this almost 35 to 70% of the cases would come from 2 states, Kerala and Maharashtra. Kerala is going to add significantly, around more than 4 lakh cases is likely to occur. Okay. मतलब ये है कि अब तक जिस तीसरी लहर की बात की जा रही थी, उसके प्रामाणिक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। नतीजे चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये चिंता आम पब्लिक को कितनी सता रही है, अब वो देखिए। कोरोना की फिक्र को बेफिक्री में उड़ाती ये पहली तस्वीर एमपी के जबलपुर से आई है। विश्व पर्यटन वाले भेड़ाघाट पर लोगों की ये मस्ती ऐसी, जिसमें ना तो कोरोना के नियमों के लिए जगह बची है और ना जानलेवा डर के लिए। पिकनिक के मूड में आए इन लोगों में बामुश्किल ही किसी के चेहरे पर मास्क आपको नजर आ जाए। दूसरी तस्वीर मसूरी की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लोगों की भीड़ बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि करीब 1 महीने बाद यहाँ कोरोना के एक साथ 3 नए केस सामने आ गए। हिल स्टेशनों से इस तरह की तस्वीरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब कोरोना की दूसरी सुनामी के बाद पहली बार संक्रमण का आर वैल्यू बढ़ गया है। आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्टिव नंबर, यानी वायरस का ट्रांसमिशन रेट। आर वैल्यू ये बताता है कि कोरोना वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में कितनी तेजी से फैलता है। आर वैल्यू का 1 या उससे ऊपर होना कोरोना की महामारी का बड़ा खतरा बढ़ा सकता है। इस साल 9 मार्च से 11 अप्रैल के बीच भारत का आर वैल्यू 1.37 के शिखर पर था। तब ये कोरोना की दूसरी लहर का पीक था। 11 मई के आसपास भारत का आर वैल्यू 0.98 पर आ गया।
यहीं से भारत में केस घटने शुरू हो गए थे। 16 जून के आसपास आर वैल्यू सबसे निचले बिंदु 0.78 पर पहुंचा था, लेकिन 20 जून से 7 जुलाई के बीच देश का आर वैल्यू 0.78 से बढ़कर 0.88 हो गया, जो चिंता बढ़ा रहा है। Just to give an example, if the current rate of decline continues and it doesn't increase or decrease, we will have slightly upwards of 3 lakh active cases all over India by 27th of this month. By contrast, if it had decreased at the rate of 0.78, which was the previous rate, then around the same date we would have less than 1.5 lakh active cases all over the country. So it's like the number of active cases is kind of double what it should have been had the previous rate of decline continued. देश का आर वैल्यू बढ़ना चिंता की बात है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत की 80% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए तो हम तीसरी लहर के खतरे को रोक सकते हैं। If they achieve until 80% of the population of the state or 80% population is vaccinated, we strongly believe a third wave is unlikely to happen in India. But it is very important, we need to maintain this level of containment. लेकिन सवाल तो ये है कि 80% आबादी वैक्सीनेट कब तक होगी, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन के साथ धीमी पड़ रही है। देश में अब तक कुल 38 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगी है। इनमें 31 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है और दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या 7 करोड़ 63 लाख से ज्यादा है। यानी 80% तो दूर की बात है, अब तक देश में 25% वैक्सीन की डोज भी नहीं लगी है। ऊपर से वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे घट रही है, उसकी भोपाल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी किल्लत हो रही है, परेशानी सामने आ रही है और ये वैक्सीनेशन सेंटर आप राजधानी भोपाल का सरस्वती शिशु मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को अवकाश रहेगा, यानी इन 3 दिनों में तो वैक्सीन लगती नहीं है। सीमा जी बताइए कि कितने दिन से आप वैक्सीन लगा? 15 दिन हो गए करीब, सिम्टम आती वैक्सीन ही नहीं है तो क्या करें, फिर रहे भटक रहे। आपको भी वैक्सीन लगवाना? 0 स्लॉट बता रहा है, वही हो रहा है। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं? वही 15 दिन, हम दोनों ही परेशान हो रहे हैं। आप कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने? मैं तो 3-4 दिन से आ रहा हूँ, मगर नहीं लग पा रहा है। मतलब ये कि देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियां पहले से ही कम नहीं हैं और जो लोग कोरोना के कम होते केस को खतरे के खात्मे के तौर पर देख रहे हैं, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। तीसरी लहर आएगी या उससे पहले ही रोक लिया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग घरों से बाहर कोरोना के नियमों का किस हद तक पालन करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे की। देश में कोरोना की दूसरी लहर कम हुई तो एक और घातक बीमारी ब्लैक फंगस की एंट्री हुई और धीरे धीरे ब्लैक फंगस देश के कई राज्यों में फैल गया। लेकिन इस खतरनाक बीमारी से जो राज्य सबसे ज्यादा करहा रहा है वो है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में हालात इतने खराब हैं कि अब यहाँ कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के एक्टिव मरीज हैं। ब्लैक फंगस की कहर से दिल्ली में कैसे कोहराम मचा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पर महामारी की दोहरी मार, पहले कोरोना फिर ब्लैक फंगस का वार। एक तरफ कोरोना पर लगा ब्रेक तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली में कोरोना के केस कम हुए तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस दिल्ली वासियों के लिए नई आफत बन गया। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में कोरोना मरीजों से ज्यादा एक्टिव मरीज ब्लैक फंगस के हैं। 6 जुलाई को दिल्ली में कोरोना के 833 केस एक्टिव थे, जबकि इसी दिन दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 952 एक्टिव मरीज थे। दिल्ली सरकार ने 27 मई को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था और इस फैसले की वजह थी ब्लैक फंगस के मामलों का तेजी से बढ़ना।
21 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के 200 मामले थे, वहीं 5 दिनों बाद 26 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 620 हो गया। यानी महज 5 दिनों में दिल्ली में ब्लैक फंगस ने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। तो वहीं 3 जून को दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला और आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। तो जुलाई आते आते दिल्ली में 1656 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस कोविड के केसेस से ज़्यादा है, एक्टिव केसेस की बात की जा रही है। तो इसका रीज़न, ये मेन रीज़न तो मेरे ख्याल में यही है कि कोविड का इन्फेक्शन 7 to 10 डेज से 14 डेज में सबसाइड कर जाता है। कई लोग कोविड नेगेटिव हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग डिस्चार्ज भी हो जाते हैं एडमिटेड पेशेंट्स। पर म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स को लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ता है, दवाइयाँ इंजेक्शन से दी जाती है और ट्रीटमेंट मिनिमम 1 से 1.5 महीने चलती है। दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर, दवाई की कमी से बढ़ी टेंशन। दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। लेकिन सरकार के लिए सबसे परेशानी वाली बात है ब्लैक फंगस की दवाई की भारी कमी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी दिल्ली को एम्फोटेरिसिन बी की 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हर मरीज को आमतौर पर हर दिन 5 इंजेक्शन लगने होते हैं और एक मरीज को पूरी तरह से ठीक होने से पहले 120 से 150 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक तरफ बढ़ते मामले, दूसरी तरफ दवा की कमी, दिल्ली पर महामारी का दोहरा अटैक एक बार फिर राजधानी के लिए टेंशन का सबब बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। और 1 मिनट से भी कम वक्त में कोरोना संक्रमण की जांच, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। ये मुमकिन हो सका है स्पेक्ट्रा लिट कोविड टेस्ट किट के जरिए। देखिए, महज 30 से 60 सेकंड में कोविड जांच, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। ये मुमकिन हो सका है स्पेक्ट्रा लिट कोविड टेस्ट किट के जरिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो कि आपको बताएगी सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में टेस्ट रिजल्ट की आप पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव हैं। और इसकी एक्यूरेसी रेट जो है वो 90% तक है। अभी तक जो टेस्ट रिजल्ट थे उतनी एक्यूरेसी नहीं थी, लेकिन ये एक्यूरेसी जो है 90% तक है। और एयरपोर्ट्स पर खास तौर पे ऐसी तकनीक का इस्तेमाल काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कैसे काम करती है 30 सेकंड में कोरोना संक्रमण जांचने वाली किट, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये किट काम कैसे करती है। इस तकनीक का नाम है स्पेक्ट्रा लिट। स्पेक्ट्रा लिट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फोटोस्पेक्ट्रोमेट्री। हर एक जो जंतु होता है, हर एक जो वायरस होता है, जो वायरस के कण होते हैं, उनकी एक यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होती है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एल्गोरिदम के द्वारा हम उस सिग्नेचर को ट्रेस कर सकते हैं और चंद सेकेंडों में आपको रिजल्ट बता सकते हैं कि वेदर आपको कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। गार्गल सिस्टम के तहत कोविड टेस्ट अंजाम देने वाली इस किट की जांच खुद न्यूज़ नेशन की टीम ने की। ये सबसे पहले मुझे इसे तो ये सेकंड सैंपल मैंने दे दिया इनको। तो ये मेरा सैंपल लिया जा रहा है, ये सेकंड टेस्ट है। प्रोसेस बहुत ही इजी है, लेकिन आपने गार्गल किया, गार्गल करके आप जो है अपना टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए ये क्या रिजल्ट निकलने वाला है, इसमें क्या रिजल्ट निकलने वाला है। आमिर, AAMIR, रिजल्ट निगेटिव। देखिए इस टेस्ट की कीमत अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है RT-PCR टेस्ट से कम कीमत यानी 500 से 1000 रुपए के बीच स्पेक्ट्रा लिट कोविड-19 टेस्ट किट की कीमत रखी जा सकती है। अभी इस टेस्ट किट को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 लोकेशन पर लगाया जाएगा। ICMR, हेल्थ मिनिस्ट्री, एविएशन मंत्रालय और एयरपोर्ट्स पर आजमाने के बाद इसे ग्रामीण इलाकों में इंस्टॉल किया जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल अभी इजराइल में किया जा रहा है। ये आवेदन जिसको अभी आपने देखा, जिस तकनीक को, ये मूल रूप से इजराइल की है और इस तकनीक का इस्तेमाल इजराइल ने बहुत अच्छे से किया है। आज इजराइल कोविड फ्री है, मास्क फ्री है। वहाँ अगर अभी भी कंडक्ट्स होते हैं, ये टेस्ट किए जाते हैं, वो प्रिवेंशन के तौर पे और ट्रेसेबिलिटी के लिए किए जाते हैं। बट इजराइल पहली लीडिंग कंट्री है जिसने अपने आप को कोविड फ्री किया है। तो कुल मिलाकर के खतरा है, अभी ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खतरे को के बारे में बोला है और ये बात साफ तौर पे कहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए
थर्ड वेव से बचना है तो हमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और टेस्ट के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। और ज़्यादातर एयरपोर्ट से जो मूवमेंट होता है उसमें इसकी ज़्यादा महत्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। पटना में कई दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार मंद थी, जिसकी वजह थी वैक्सीन की कमी। वैक्सीन तो आई, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोविड प्रोटोकॉल के सारे नियम टूट गए। थर्ड वेव का काउंटडाउन, वैक्सीनेशन का मीटर डाउन। राज्यों का वैक्सीनेशन मीटर डाउन क्यों? अगस्त में हर रोज 1 करोड़ वैक्सीन कैसे लगेगी? देश में एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर के कहर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त होती जा रही है। मेडिकल एक्सपर्ट कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को सबसे अहम कारगर हथियार बता रहे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में कोरोना टीके की कमी देखी जा रही है। बिहार के पटना का भी हाल जुदा नहीं है। पिछले कई दिनों से पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की कमी थी, लेकिन जैसे ही वैक्सीन सेंटर पर पहुंची, भीड़ उमड़ पड़ी। कोवैक्सीन नहीं था और कोवैक्सीन आज आया, और इसलिए देखिए कोवैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ है। पटना के 36 सेंटर पर लोग बता रहे हैं कि वैक्सीन नहीं था, और आज देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पटना के वैक्सीन सेंटर पर लगी हुई है। जो लोग वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं और लगातार इंतज़ार के बाद, काफ़ी दिन बाद वैक्सीन आया, आप वेट कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल सर। तो वेट था बहुत दिनों से वैक्सीन का आने का? बहुत दिन से वेट था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बता नहीं रही थी काफ़ी दिन से। कोवैक्सीन नहीं था, 10 दिनों के बाद कोवैक्सीन आया है। जो वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज है वो बता रहे हैं, यानी वैक्सीन की अनुपलब्धता होती है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वैक्सीन आते ही लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त होती जा रही है। शिवराज सरकार वैक्सीनेशन में तेजी को लेकर कितने ही बड़े दावे करें, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वैक्सीन की किल्लत सामने नजर आ रही है। कई जगहों से लोग वैक्सीन ना होने की वजह से लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी किल्लत हो रही है, परेशानी सामने आ रही है। और ये वैक्सीनेशन सेंटर आप राजधानी भोपाल का सरस्वती शिशु मंदिर देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 4 दिन हो गए करीब, सिम्टम आते आते वैक्सीन ही नहीं है, तो क्या करें? 1 हफ्ते से परेशान, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए इस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अगर आप 5-6 दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो कल महज 3,700 लोगों को वैक्सीन लगा। उससे एक दिन पहले का आंकड़ा देखेंगे तो महज 37,000 लोगों को वैक्सीन लगा। और दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना करते हैं तो दूसरे राज्य एक दिन में 2 से 2.5 लाख वैक्सीन जो है लगवा रहे हैं। एक बड़े आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 39 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है, मगर अभी भी तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज नहीं लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल।